Assalamu alaikum students. Today is lecture number 3 of unit number 2 structure of atoms, and our topic is Rutherford's atomic model. Rutherford performed gold foil experiment to understand how negative and positive charge could coexist in an atom. रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, ये समझने के लिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर एक साथ कैसे पाया जाता है. He bombarded alpha particles on a 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल. उसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया एक 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल के ऊपर. अल्फ़ा पार्टिकल एमिटेड होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलोनियम से, और ये एक्चुअली हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं एंड दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर टू सम एक्सटेंट, और ये मैटर में जज्ब हो सकते हैं किसी हद तक. ही ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट और अ स्क्रीन. उसने इन अल्फ़ा पार्टिकल्स का जो इफ़ेक्ट है वो फोटोग्राफिक प्लेट या फिर स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड, ऐसी स्क्रीन पे देखा जो कि जिंक सल्फाइड से कोट हुई हुई थी. He proved that the plum pudding model of the atom was not correct. इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये तो साबित हो गया कि प्लम पुडिंग मॉडल एटम का सही नहीं था. तो ये आप एक वीडियो चेक कीजिए, आपको गोल्ड फॉयल का जो एक्सपेरिमेंट है समझ आएगा किस तरह रदरफोर्ड ने किया. ये देखिए अल्फ़ा पार्टिकल एमिटर है, ये स्क्रीन है जिसके ऊपर डिटेक्शन होगी, गोल्ड फॉयल है, और ये स्लिट्स हैं जिसके थ्रू ये पार्टिकल्स मूव करेंगे. देखते हैं किस तरह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ. ये देखिए ये एमिटर है जिसमें से रेज़ निकलेंगी अल्फ़ा पार्टिकल्स. ये आपको उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया जा रहा है कि ये इस तरह अल्फ़ा पार्टिकल एमिटर, इसमें से रेज़ प्रोड्यूस हुई. ये अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं और ये पढ़ेंगी फर्स्ट स्लिट के ऊपर, बारीक हो जाती हैं, उसके बाद सेकंड स्लिट से गुजरेंगी और फिर ये डिटेक्टर स्क्रीन से गुजरती हुई के स्लिट से गुजरती हुई गोल्ड फॉयल पे पड़ेंगी. अल्फ़ा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल पे पड़ रहे हैं और उसके बाद ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं. आप इसको देखिए डिफरेंट डायरेक्शंस में, बिल्कुल रिवर्स भी हो रही हैं, साइडों पे भी मूव कर रही हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में. अब आप देखिएगा अल्फ़ा पार्टिकल्स किस तरह डिफ्लेक्ट होते हैं. ये एटम का स्ट्रक्चर है, ये न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस से टकरा कर वो रिवर्स हो रही हैं, डिफ्लेक्ट हो रही हैं. तो आपको बेटा इस वीडियो से काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा कि ये गोल्ड फॉयल वाला एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किस तरह परफॉर्म किया. ठीक है. ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड वर एज फॉलोज. इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने ऑब्जर्वेशंस मेड बाय रदरफोर्ड थी. ऑलमोस्ट ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड. ज़्यादातर पार्टिकल्स जो हैं मोस्ट ऑफ देम बग़ैर डिफ्लेक्ट हुए पास हो गए फॉयल के अंदर से. आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड. इन 20,000 पार्टिकल्स में से सिर्फ कुछ ही पार्टिकल ऐसे थे जो काफ़ी बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे. ये देखें काफ़ी बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही है. स्मॉल डिफ्लेक्शंस हैं, ये लार्ज डिफ्लेक्शन है. एंड वेरी फ्यू बाउंस बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉयल, और कुछ तो बिल्कुल ही बाउंस बैक हो गई, आप देख रहे हो. तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या रिज़ल्ट निकाला गया. कीपिंग इन व्यू द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रपोज्ड प्लानिटरी मॉडल फॉर एन एटम एंड कंक्लूडेड द फॉलोइंग रिजल्ट्स. अब इन एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने प्लानिटरी मॉडल प्रपोज किया एटम के लिए, और कुछ रिजल्ट्स उसने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिए. पहला रिजल्ट था, सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉयल undeflected, therefore most of the volume occupied by an atom is empty. क्योंकि आपने पहले ही आप देख चुके हैं कि 20,000 पार्टिकल्स में से सिर्फ कुछ ही पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे. तो इसका ये मतलब हुआ कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है. The deflection of a few particles
proved that there is a center of positive charge in an atom which is called nucleus of an atom. डिफ्लेक्शन जो हुई कुछ पार्टिकल्स की वो ये साबित करती है कि एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसको बाद में न्यूक्लियस का नाम दिया गया. The complete rebounds of a few particles show that the nucleus is very dense and hard. और कुछ पार्टिकल जो मुकम्मल तौर पे रीबाउंस हो गए थे, उससे ये साबित हुआ कि ये जो न्यूक्लियस है काफ़ी गाढ़ा और सख्त है. Since a few particles were deflected, it shows that the size of the nucleus is very small as compared to the total volume of an atom. क्योंकि particles बहुत कम डिफ्लेक्ट हुए, इससे ये साबित हुआ कि न्यूक्लियस का साइज़ एटम के साइज़ से काफ़ी छोटा है. द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और ये साबित हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं. एन एटम एज अ होल इज़ न्यूट्रल. एटम एज अ होल जो है वो न्यूट्रल है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है. देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन. इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बराबर हैं पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन के. Except electron, all the fundamental particles that lie within the nucleus are known as nucleons. सिवाय इलेक्ट्रॉन के तमाम फंडामेंटल पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं उनको न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है. जी, तो आपने ऑब्जर्वेशंस देखी रदरफोर्ड की रिजल्ट्स. अब हम ये देखते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल में ख़राबियाँ क्या थीं, डिफेक्ट्स क्या थे. Although Rutherford's experiment proved that the plum pudding model of an atom was not correct, yet it had following defects. ये और बात है कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये तो साबित हो गया कि प्लम पुडिंग मॉडल, जिसमें ये बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्टक इन होते हैं प्रोटॉन्स के साथ न्यूक्लियस में, वो तो गलत साबित हो गया, लेकिन इसमें कुछ डिफेक्ट्स थे. According to classical theory of radiation, electrons being the charged particles should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus. Classical theory of radiation के मुताबिक इलेक्ट्रॉन अगर चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो ज़रूर रिलीज़ करते होंगे या एमिट करते होंगे एनर्जी को कंटिन्यूसली. इसका यह मतलब है कि वो एनर्जी को एमिट कर करके अल्टीमेटली लोअर डाउन होते हुए न्यूक्लियस पे आकर गिर जाएंगे. If the electrons emit energy continuously, they should form a continuous spectrum, but in fact the line spectrum was observed. अब इलेक्ट्रॉन अगर एमिट एनर्जी करते हैं कंटिन्यूसली तो फिर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम बनता है. ये आप पिक्चर में देखिए, आपको थोड़ा सा इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कि डिफरेंस क्या होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में और लाइन स्पेक्ट्रम में. बेसिकली जो लाइट प्रोड्यूस होती है उसी से जब वो स्प्लिट होती है तो वो डिफरेंट कलर्स का स्पेक्ट्रम बनाती है. तो ये बेटा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का इमेज है और ये लाइन स्पेक्ट्रम का इमेज है. तो रदरफोर्ड के जो मॉडल में डिफेक्ट ये था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनना चाहिए था उसकी रिज़ल्ट के नतीजे में, लेकिन असल में बनता है लाइन स्पेक्ट्रम. Although the scientists had objections on the atomic model presented by Rutherford, yet it cultivated thought-provoking ideas among them. ये और बात है कि साइंटिस्ट को बहुत सारे एतराज़ात थे एटॉमिक मॉडल पे जो रदरफोर्ड ने प्रेजेंट किया, लेकिन इससे काफ़ी सारी चीज़ों को सोचने का मौका मिला. दे इनिशिएटेड द क्वेस्ट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और एक तलाश शुरू हो गई इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए. सवाल क्या थे? हाउ कैन एन एटम कोलैप्स और वाई आर एटम स्टेबल. कोई एटम कोलैप्स यानी सिकुड़ कैसे सकता है, और क्या एटम स्टेबल यानी कि नॉन रिएक्टिव कैसे हो सकते हैं. वाई डज एन एटम गिव लाइन स्पेक्ट्रम. एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों देता है. साइंटिस्ट कंसिडर देयर मस्ट बी अनदर मॉडल ऑफ एटम. इट इंडिकेटेड द रदरफोर्ड मॉडल वाज नॉट परफेक्ट. साइंटिस्ट ने ये कंसिडर किया कि एक और मॉडल ऑफ एटम होना चाहिए, और इससे ये साबित हुआ कि रदरफोर्ड मॉडल परफेक्ट नहीं था. जी बेटा, तो आज का हमारा सेकंड टॉपिक है बोहर एटॉमिक थ्योरी, पेज नंबर 33. Keeping in view the defects in Rutherford's atomic model, Neil Bohr presented another model of atom in 1913. रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स को सामने रखते हुए नील बोहर ने अपना मॉडल पेश किया 1913 में. द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक वॉज यूज्ड एज अ फाउंडेशन ऑफ दिस मॉडल. इस मॉडल की बेस पर जिस थ्योरी को बुनियाद बना के ये मॉडल बनाया गया वो थी क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक.
अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल, बोहर के मॉडल के मुताबिक रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। बोहर के एटॉमिक मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जब एटम के गिर्द रिवॉल्व करता है, ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और ना ही वो एनर्जी एमिट करता है कंटिन्यूसली यानी लगातार। द एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज़ क्वांटाइज्ड। एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो है क्वांटाइज्ड है एज इट इन्वॉल्व्स ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड एनर्जी लेवल्स बाय हिम। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्वांटाइज्ड है? इसका ये मतलब हुआ कि एक सर्टन लेवल के अंदर कुछ वैल्यू होती है एनर्जी की, और वो लेवल चेंज करने पर वो वैल्यू चेंज हो जाती है। उसने उस लेवल को एनर्जी लेवल्स का नाम दिया। बोहर एटॉमिक मॉडल आपको पिक्चर में शो किया हुआ है, आप ये देखिए, ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द शेल्स बने हुए ऑर्बिटल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। जब कोई ऑर्बिट आप देख रहे हो कि ये एनर्जी रिलीज़ हो रही है, बाहर को निकल रही है, तब जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने हायर से लोअर ऑर्बिट की तरफ आ रहा है, और एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट की तरफ जा रहा है। बोहर एटॉमिक मॉडल वॉज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। बोहर एटॉमिक मॉडल के ये पॉइंट्स थे। द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस। जी, तो हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट करता है टाइनी न्यूक्लियस पे, और इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव करते रहते हैं, और ये ऑर्बिट का जो रेडियस है वो आर कहलाता है। ठीक है, इस ऑर्बिट का रेडियस डिस्टेंस टू न्यूक्लियस आर कहलाता है। ईच ऑर्बिट हैज़ अ फिक्स एनर्जी दैट इज़ क्वांटाइज्ड। हर ऑर्बिट की फिक्स एनर्जी है जो क्वांटाइज्ड में है, यानी एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने एक ख़ास ऑर्बिट के अंदर मूव करता रहता है, वो ना तो एनर्जी को एमिट करता है, निकालता है, ना ही एब्जॉर्ब करता है। और ये ऐसा तब होता है, एनर्जी तभी एमिट या एब्जॉर्ब होती है जब इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट की तरफ जंप करे। When electron jumps from lower orbit to higher orbit, it absorbs energy. जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर ऑर्बिट की तरफ जाता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और लोअर से हायर की तरफ ये, ठीक है, और लोअर रेडिएट्स एनर्जी, और जंप करता है जब हायर से लोअर की तरफ तो एनर्जी को बाहर निकालता है। दिस चेंज इन एनर्जी, ये चेंज ऑफ एनर्जी डेल्टा ई कहलाती है, और इसकी प्लैंक इक्वेशन है डेल्टा इज़ इक्वल टू E2 माइनस E1, यानी कि बाद में के ऑर्बिटल की एनर्जी माइनस पहले वाले ऑर्बिटल की एनर्जी इज़ इक्वल टू HV, वेयर H इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट जो कि बराबर है 6.63 इंटू 10⁻³ जाउल्स सेकेंड, और V है फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। Electron can revolve only in orbits of a fixed angular momentum mvr given as electron जो हैं वो एक fixed angular momentum के में ही मूव कर सकते हैं, रिवॉल्व करते हैं। जी, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो के फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम के ऑर्बिट में ही मूव करते रहते हैं, और इसमें mvr इज़ इक्वल टू NH/2π, जिसमें n क्वांटम नंबर है, या फिर ऑर्बिट नंबर भी कह लें, इसकी वैल्यू 1, 2, 3 या इससे ज़्यादा हो सकती है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, v फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, r रेडियस है, और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन दोनों मॉडल्स को, बोहर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को कंपेयर करेंगे।